चलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सी, जैसे कि बेटा हमने लास्ट क्लास में रूल 4, सब रूल 3, 4, 5, 6 कर लिया था, जो कि बेसिकली नॉमिनेशन के रिगार्डिंग था। किसके रिगार्डिंग था? एंड आई होप सो कि आप लोगों ने इसके शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रखे हो। करें शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर? भाई करते रहना, क्योंकि बल्क जमा हो जाएगा फिर फायदा नहीं हो उसको। ठीक है। सो जैसे जैसे चीजें चल रही। और एक बात बताओ भाई, ये कुछ बच्चे तो 3 बजे निकल जा रहे हो, 2 ढाई बजे। कौन गया था कल? क्यों? आज सभी ठीक है? 7 बजे से पहले जाना है। सॉरी। कोई बात नहीं, हमारे पास फोन है, कॉल जाती है यहाँ से। जैमर थोड़ी लगा रखा। ठीक है। और शांति से बैठ के पढ़ाई वढ़ाई कर लो। घर भागने की बहुत जल्दी होती है। और कौन भग गया था? आप लोग भी जल्दी चले जाते हो। भाई थोड़ा तुम तो एक्स्ट्रा पढ़ा करो। कॉल लाती हो, उसमें लेक्चर भेजूंगा आज। उसको भी करते रहो कंटिन्यू साथ के साथ। ठीक है। ठीक है भाई। और थोड़ा हैबिट अभी से हैबिट डालोगे ना तो चलेगी, वरना फिर बाद में से दिक्कत होगी आप लोगों को। ठीक है। पहले ही मेरे पास आता, सर जाए, सर जाए, तोड़ दो हड्डियां ना। सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। रूल नंबर क्या है बेटा? 6। अच्छा, रूल नंबर 3 हो गया था, 4 हो गया था, 5 डिलीटेड है। 5 क्या है? डिलीटेड है। 6 हमें पढ़ना है, तो लिख। 1% कंपनी, 1% कंपनी टू कन्वर्ट इट सेल्फ, टू कन्वर्ट इट सेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी इन सर्टन केसेस। तो सर सब रूल 1 इसका क्या कहता है? लिखेंगे, कहते तो ओबीसी, इसको मेरे साथ साथ लिखना। shall alter shall alter its memorandum of association and articles of association by passing a resolution in accordance with in accordance with section 140 122 subsection 3 of the act, give effect to the OPC conversion, and to make necessary necessary changes incidental thereto.
ये लिखा बेटा। अब मान लो ओपीसी ना कन्वर्ट करना चाहती है खुद को, मतलब 1% कंपनीज को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं प्राइवेट कंपनी में या फिर पब्लिक कंपनी, तो क्या कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बेसिक सिचुएशंस है यहाँ पे जो लिखी हुई है, एक मिनट का देखते हैं आंसर प्लीज। एक छोटा सा एनालिसिस, बहुत सिंपल सा है, अभी खत्म हो जाएगा ये। ठीक है। मान लो 1% कंपनी है। क्या है बेटा? 1% कंपनी है। अच्छा, इसका क्राइटेरिया आपने पढ़ा था कि 1% कंपनी में ओनली सिंगल मेंबर होता है ना? डायरेक्टर मिनिमम एक है, मैक्सिमम 15 कर सकते हो, अभी पढ़ेंगे आगे चल के हम। ठीक है। तो सर ओपीसी ना अब खुद को कन्वर्ट करना चाहती है, यानी कि ओपीसी के जो डायरेक्टर्स हैं या मेंबर्स हैं, वो क्या करना चाहते हैं बेटा? कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू, किसमें बेटा? प्राइवेट कंपनी में या फिर पब्लिक कंपनी में। राइट। हो सकती है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ जी सर, ये पॉसिबल है। प्राइवेट कंपनी खुद को इसमें कन्वर्ट कर सकती है। अच्छा, वाई वी नीड टू कन्वर्ट आवर सेल्फ इनटू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी? एक ओबीसी को क्यों जरूरत पड़ रही है भैया अपने आप को कन्वर्ट करने की? फंड्स, ओपीसी में भी फंड्स आ सकते हैं, बैंक से लोन ले लो। ओके, क्यों चाहिए मेंबर, ज्यादा क्या जरूरत है? बस दैट इज द रीजन। सर यहाँ पर ओपीसी का अगर बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, भाई एक इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस कर रहा है, अब उसका बिजनेस धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो अकेले नहीं संभाल पा रहा है या उसको और लोगों की जरूरत है, बैंक से डेट नहीं उठाना चाहता, वो चाहता है कि और मेंबर आए जो मेरे बिजनेस में क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो भैया और मेंबर बुलाने के लिए यू नीड टू फॉर्म अदर कंपनी ना। अगर आप प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी बनाएंगे तो डेफिनेटली बेटा चेंजेस होंगे ना उसमें कुछ। हाँ या? अब मान लीजिए सर, इसने कहा कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में आप कन्वर्ट तो हो सकते हो, बट एक्सेप्ट किसको छोड़ के? सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ के। किसको छोड़ के बेटा? सेक्शन 8 कंपनी में आप क्या नहीं हो सकते बेटा? कन्वर्ट नहीं हो सकते हो। दिस इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। ये स्ट्रिक्टली क्या है बेटा? अलाउड नहीं है। अभी हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। बोलो बच्चों। हाँ। मान लीजिए सर, अगर ओपीसी कन्वर्ट हो रही है, तो इसको ना एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब सर वैसे तो स्पेशल रेजोल्यूशन हम पढ़ेंगे आगे चल के, जब जनरल मीटिंग का चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। इन जनरली बेटा ओपीसी में स्पेशल रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? वैसे देखो, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है 75% मेंबर का अप्रूवल मिल जाना चाहिए। कितने परसेंट का? बट यहाँ मेंबर ही कितने हैं, तो उसी का अप्रूवल चाहिए। तो एक तरह से देखा जाएगा, सिंगल मेंबर रेजोल्यूशन पास करेगा और उसके 100% अप्रूवल माना जाएगा। हाँ जी। हाँ, और हाँ, लॉ में ना बेटा 100% जहां पर हमें अप्रूवल चाहिए होता है किसी व्यक्ति का, तो उसको बोलते हैं यूनानिमस अप्रूवल। क्या बोलते हैं? यूनानिमस अप्रूवल। कि भैया आपको मेजोरिटी नहीं, 100% पर्सन की क्या चाहिए, अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ये करने के बाद और क्या करना पड़ेगा आपको? आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे नंबर ऑफ मेंबर। आपके कंपनी में मेंबर कितने थे? 1 ना। उस 1 को या तो मिनिमम कितना करोगे, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, और या फिर इस नंबर को मिनिमम कितना करना पड़ेगा, 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। आया ना? या दूसरा, आपको नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपके कंपनी में डायरेक्टर बेटा कम है ही, तो उस केस में इंक्रीज करना पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। हेलो। तो सर, अगर मैं बोलूं ओपीसी में मान लो एक ही डायरेक्टर है, वैसे तो कंडीशंस एक ही नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम एक है ना? और इसको बढ़ा के आपको मिनिमम कितना करना पड़ेगा, 2। कितना करना पड़ेगा? अगर कौन सी कंपनी बना रहे हो? अच्छा, मिनिमम कितना करने पड़ेंगे, 3। अगर क्या बना रहे हो, पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो डायरेक्टर का क्राइटेरिया है। अच्छा सुनो, आपको यहाँ पर, अगर आप प्राइवेट कंपनी नहीं बन रहे हो, देखो प्राइवेट कंपनी में तो बेसिक रेस्ट्रिक्शंस होती है। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है बेटा? रेस्ट्रिक्शंस होती है। तो क्या आपको यहाँ पर मेमोरेंडम आर्टिकल को भी चेंज करना पड़ेगा अपना? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी क्या करना पड़ेगा? चेंज, अगर लॉ की भाषा बोलो तो ऑल्टर करना पड़ेगा, है नहीं? अल्टरेशन के लिए बेटा अगेन अलग से आपको स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह पास करना पड़ेगा। बोलो बच्चों। हाँ। तो कहने का मतलब सर, ओपीसी आप कन्वर्ट तो हो जाओगे, बट कुछ बेसिक रूल्स आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आया? अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। एक
पर्सन है, मान लो आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मेरी ना ओपीसी है, ओपीसी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, बट मुझे ना फाइनेंस बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर, है ना? तो क्या एक ओपीसी फाइनेंस बिजनेस में इंडल्ज हो सकती है? तो आप उस क्लाइंट को क्या एडवाइस करोगे? एग्जैक्टली exactly. सुनो दोस्तों, क्लाइंट जब आया है ना, मान लो कल को आप सीएस वगैरह बनोगे, प्रैक्टिस वगैरह करोगे, आपके क्लाइंट को ना ना नहीं सुनना, उसको सोल्यूशन चाहिए। उसको क्या चाहिए? वो आपके पास क्या लेके आया है? मान लो तुम्हारे पास आया कि भैया ओपीसी है मेरी, मुझे इन्वेस्टमेंट बिजनेस करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? आपने कहा नहीं सर, एज पर द इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, राइट, पर्टिकुलर रूल्स आर स्पेसिफिकली डिनाइड कि आप ओपीसी को इन्वेस्टमेंट बिजनेस में इंडल्ज नहीं कर सकते। वो बेचारा प्रॉब्लम लेके आया था, प्रॉब्लम लेकर ही जाएगा। तो हाउ कैन यू बी अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्वर? तो आप उसको बोलोगे सर कर तो सकते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस क्या है, उसको नहीं बताना है कन्वर्जन ये वो, पहले डरा मत देना उसको। उसको बोलोगे कि सर हो तो जाएगा, बट एज अ प्रोसेस है, कुछ लॉ है, वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ओपीसी में नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, अपने ओपीसी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। दैट मीन्स वी हैव विल कन्वर्टिंग योर कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, राइट? उसके बाद आप जो मर्जी बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइनेंस में करो, इन्वेस्टमेंट में करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर मस्ट बी लीगल बिजनेस होना चाहिए, आप कर सकते हैं, है ना? तो आपके पास वो आया, वो सोल्यूशन लेके गया, क्या लेके गया? सोल्यूशन लेके गया। अब उस सोल्यूशन पे वो काम करेगा नहीं करेगा, ये उसका डिसीजन है। आपके पास हर समाधान, हर प्रॉब्लम का क्या होना चाहिए? समाधान होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए, तभी आप एक गुड प्रैक्टिशनर हो। अगर आपके पास नहीं है समाधान, तो वो खुद तो आएगा नहीं, कल को दूसरों को भी क्या करेगा? अरे बेकार है, तो खुद नहीं पता। भले तुमने सही बताया उसको, भले तुमने कहा है, वो क्या बोलेगा? सर ये कुछ नहीं पता, बेकार कंपनी सेक्रेटरी है, इसके पास मत जाना, राइट? तो आपको ना हर वो लॉ की प्रोस्पेक्ट समझना है, राइट? जैसे मान लो एक पर्सन आपके पास आता है, कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करना है, और उसने कहा यार मैंने ना मेमोरेंडम और आर्टिकल तो पढ़ा नहीं, मैंने कंपनी से डील कर लिया। अब कंपनी पैसे कह रही है कि अगर आपने मेमोरेंडम आर्टिकल नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो फिर आप कंपनी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हो, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या एडवाइस करोगे उसको? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप ना कंपनी के ऊपर केस करना चाहते हो, क्योंकि आपके साथ कुछ नुकसान हो गया, कुछ डैमेज हुआ, कुछ लॉस हो गया कंपनी के कारण, है ना? बट वो लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि आपने मेमोरेंडम आर्टिकल ढंग से पढ़ा नहीं था, बिना पढ़े आप कॉन्ट्रैक्ट करने चले गए कंपनी के साथ, है ना? अब कंपनी कह रही है भैया हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है कि हमसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको ये चीजें फुलफिल करनी पड़ेंगी, आपने पढ़ा नहीं, दिस इज योर प्रॉब्लम, है ना? आप हमारे पर एक्शन नहीं ले सकते हो, राइट? तो इस सिचुएशन में आप क्लाइंट को एडवाइस क्यों दो, क्या दोगे? बट कंपनी का जो एडवोकेट होगा या फिर जो कंपनी सेक्रेटरी होगा, वो तो आपसे बोलेगा ना कि एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टेड नोटिस, कि भैया दिस इज द पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड यू हैव टू रीड ऑल दिस डॉक्यूमेंट बिफोर डूइंग कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। व्हाट डिफेंस यू आर हैविंग अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर कंटेंशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कंपनी? नहीं, ओके, नॉलेज नहीं होना इज नॉट एक्सक्यूज। तो इसके बदले में आप उसको बोलोगे ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अप्लाइड हियर, राइट? अ पर्सन हु इज नॉट अ लीगल लैंग्वेज अनेबल टू रीड योर डॉक्यूमेंट्स, सो इंटरनल मैनेजमेंट में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, राइट? हम इनोसेंट हैं, क्या है? अच्छा सपोज आप कंपनी के सेक्रेटरी होते, और बाहर का कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा होता कि भैया इंडोर मैनेजमेंट इफेक्टिव है, तो ये व्यक्ति क्या नहीं है, ऑब्लाइज नहीं है, राइट? तो केस फाइल कर सकता है, आपको डैमेज पे करना पड़ेगा, यू आर द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कंपनी। अब तुम कैसे डिफेंस करोगे? नो नो नो, सीएसईटी में, राइट? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सुनो, मैं आपको नहीं बता रहा कि क्या करना है यार, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लॉ की ना छोटी छोटी बातों को आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि भैया आपको ना कल को, जैसे मान लो मैं तो ये चाहूंगा कि जो कंपनी सेक्रेटरी का बन रहे हैं ना, आप लिटिगेशन में जाओ, क्योंकि लिटिगेशन में स्कोप है, क्योंकि वहां कोई जा नहीं रहा है, वहां पे पता है कौन है? एडवोकेट जा रहे हैं। जबकि वहां पे कौन जाना चाहिए था? एनसीएलटी में कौन जाना चाहिए? कंपनी सेक्रेटरी। वहां एडवोकेट जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं एडवोकेट? जो तुम्हारा पूरा कंपनीज एक्ट में ही हम बैठे हुए हैं, हम सिर्फ ड्राफ्टिंग ही कर रहे हैं, फाइलिंग ही कर रहे हैं, आरओसी को फाइलिंग कर रहे हैं, तो वो नहीं करना, उससे थोड़ा सा ऊपर करना है। दैट मीन्स हमें एनसीएलटी में जाना है। तो मैं इस प्रोस्पेक्ट से आपको बोल रहा हूँ लॉ पढ़ने, ठीक है? ताकि आप ऐसे लॉ पढ़ो ताकि इन फ्यूचर में ना आप जाके डिफेंस करो,
आप जाके अपने क्लाइंट को बचाओ, उसके लीगल कॉम्प्लाइंसेस रिलीज करो उसके लिए, है ना। वहां पैसा बहुत है भाई, मोटा पैसा कमाओगे। वो क्या कमाओगे? मोटा पैसा, क्योंकि लिटिग एक बंदा फंसा हुआ है। एक बंदा क्या है, उसको उस फंसी हुई कंडीशन निकालना टास्क है, तो उसके पैसे भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे ना। इसलिए लिटिगेशन मैं चाहूंगा कि कंपनी सेक्रेटरीज जाएं तो ज्यादा बेटर है। समझ रहे हो? एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज बेटा, मैं खुद अपने क्लाइंट्स के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एनसीटीज में अप्रोच करूँ ज्यादा। फिर हालांकि मैंने लड़ा नहीं है, प्रिपेयर करे हैं डॉक्यूमेंट, सब कुछ करा, बट मैं गया नहीं हूँ। तो मैं एक केस आ रहा है मेरे पास कंपाउंडिंग का, तो शायद मैं जाऊंगा आरडी वगैरह के पास। तो देखो फिर तुम्हें बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता। देखो इधर आगे पढ़ेंगे दोस्त, हर चीजें बता दूं। मैं ससुराल में आइए। देखो क्या लिखा हुआ है, 1% कंपनी टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू क्या बेटा, पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी इन सर्टेन केसेस में कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपीसी शेल ऑल्टर, ओपीसी को क्या करना पड़ेगा, अपना मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर करना पड़ेगा बाय पासिंग द रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड गिव द इफेक्ट ऑफ द ओपीसी टू कन्वर्जन एंड मेक नेसेसरी चेंजेस देयर टू। मतलब बता चुका हूँ क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो ये बोल रहा है भैया, मेमोरेंडम चेंज करोगे, आर्टिकल चेंज करोगे, और साथ के साथ ये चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। समझ में आया? लिखना जरा इसको, कॉपी करो फटाफट से। ठीक है, तो जब आप कन्वर्जन करेंगे तो कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे बेटा? INC 6 फाइल करेंगे, और इसमें सारी चीजें शो करेंगे, मेमोरेंडम में चेंज, आर्टिकल में चेंज, वगैरह 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 वगैरह। चलो ये हो गया आप लोगों का। ठीक है, अभी जरा एक मिनट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज रूल 7। कितने रूल पढ़ने थे हमें? 3, 4, 6 और 7, पांचवा डिलीट हो चुका है ना। यस, अब यहाँ पर क्या रहा है, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू किसमें, ओपीसी में। सॉरी, अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनी किसमें कन्वर्ट हो रही है? ओपीसी में। देखो पब्लिक कंपनी ना डायरेक्टली ओपीसी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ टास्क। क्योंकि पब्लिक कंपनी को ओपीसी में डायरेक्ट कन्वर्ट करना मतलब समझते हो, इट्स वेरी हेक्टिक। तो पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? प्राइवेट, उसके बाद क्या बन जाना? ओपीसी। बट ये होता नहीं है जनरली, पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो जाए। बट मान लो कोई प्राइवेट कंपनी बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं है, या फिर उसको लग रहा है कि यार लेट्स बिजनेस को थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम कर देते हैं, प्राइवेट कंपनी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है ना। तो यहाँ पे होगा क्या, प्राइवेट कंपनी जब कन्वर्ट होगी, प्राइवेट कंपनी जब क्या होगी बेटा, कन्वर्ट होगी इनटू किसमें, ओबीसी में, तो इसको कुछ कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहला क्या ऑल्टर करना पड़ेगा? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर करना पड़ेगा। हाँ या ना? यस। जो भी उसमें सब्सक्राइबर की डिटेल वगैरह ऐड करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। अच्छा सुनो, अब यहाँ पे नंबर डिक्रीज करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे? डिक्रीज नंबर ऑफ मेंबर। हाँ जी, यस, और उसको लेके आना पड़ेगा अप टू 1। तो भैया अगर आप नंबर ऑफ मेंबर डिक्रीज कर रहे हो, तो बाकी जो नंबर मेंबर कम हो रहे हैं ना, उनसे एनओसी ऑब्टेन करोगे। क्या ऑब्टेन करोगे? एनओसी ऑब्टेन फ्रॉम मेंबर्स, और साथ के साथ क्रेडिटर से। किससे बेटा? क्रेडिटर से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मुझे क्या ऑब्टेन करनी पड़ेगी? एनओसी ऑब्टेन करनी पड़ेगी, किससे? मेंबर से और क्रेडिटर से। ठीक है, और साथ के साथ आई हैव टू डिक्रीज द नंबर ऑफ क्या बेटा, डायरेक्टर। हालांकि ये जरूरी नहीं है ना, ये जरूरी नहीं है, बट कर सकते हो। तो मिनिमम अगर लाना हो तो कितना लेके आओगे? 1 लेके आओ। ठीक है, बट ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि बेटा क्या ओपीसी में ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, बट अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, फिर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, करना पड़ेगा, और एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बेटा। क्या पास करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, दैट रेजोल्यूशन नोन एज क्या, ऐसा, दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, और जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा बेटा, तो उस केस में फाइल करनी पड़ेगी एक फॉर्म, MGT 14 टू ROC। ठीक है, याद रखना एक, इसको हमेशा याद रखना, जब जब SR पास होगा, क्या पास होगा? SR मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कम से कम 75% मेंबर की अप्रूवल लेना पड़ेगा।
तो उसके बाद बेटा आरओसी को हमें बताना पड़ेगा कि हमने एसआर पास किया है। तो आरओसी को बताने के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करोगे? एमजेडी 14 फाइल करोगे। तो ऐसे बेटा एक प्राइवेट कंपनी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? और फिर उसके बाद आरओसी देखेगा आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और उसको लगता है कि ठीक है सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट है, तो प्राइवेट कंपनी को किस में कन्वर्ट कर देगा? ओपीसी में। समझ में आया? हेलो। उसमें भी फाइल होगा, बिल्कुल फाइल होगा। चलिए लिखिए प्लीज। जब जब एसआर पास होगा, अगर मैं भूल भी जाऊं लिखवाना, तो हमेशा याद रखना जब जब एसआर पास होगा तो क्या फाइल होगा बेटा? एमजीडी 14। तो कुछ केसेस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वगैरह में भी होता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर नहीं कर सकते। हाँ। वेट, अगर ऑब्जेक्शन है मेंबर्स को, तो फिर आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, या फिर उसको कन्विंस करो, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। है ना? हाँ। मेजोरिटी की बात सुन ली, माइनॉरिटी की कौन ही सुनता है? चलो जी, इसके साथ हमारा मन पसंद कंपनी क्या हो गई? समाप्त। नाउ विल गोइंग टू अंडरस्टैंड प्राइवेट कंपनी। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? प्राइवेट कंपनी के बारे में। ठीक है। देखो, पहले टाइप्स ऑफ कंपनीज पूरा हम फिनिश कर लेंगे ना। अभी तो मैं ना बुक्स की उतनी नीड नहीं है। ठीक है। बट मैं बुक्स आपको दे दूंगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। ठीक है, आपको बुक्स मिल जाएंगी। तब तक तुम सारे फॉर्म वगैरह भरवा लो अपने मैम से। ठीक है। सो टॉपिक क्या है बेटा हमारे पास? प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। भाई अगर ओबीसी का आपको सेक्शन याद होगा, सेक्शन 2 क्लॉज क्या था? 62 था ना। इसका क्या है? 68 है। यानी कि प्राइवेट कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 ने कौन से सेक्शन में डिस्क्राइब किया है? सेक्शन 2 क्लॉज 68 में। अब सर हालांकि इसका हम बाकी रूल्स नहीं पढ़ेंगे, देखो पूरे एक्ट में प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ना है। क्या रूल्स फॉलो करें, जैसे ओपीसी का तो हमने क्या कर लिया एकदम से, पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। इनका इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस अलग से हम पढ़ेंगे। है ना? चलिए अब जरा सुनना ध्यान से।
सिचुएशन क्या है। तो सबसे पहले आप लोग लिखो डेफिनेशन इसकी। तो प्राइवेट, अच्छा सुनो, रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट वेट करो, इधर सुनो। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट बता दूं। जब भी बेटा मैं लॉ में आपको डेफिनेशन वाला सेक्शन पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा बेटा, यानी कि डेफिनेशन वाले सेक्शन में ना किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए 3 चीजों का यूज किया जाता है। एक उसमें क्या लिखा होगा, मीन्स। एक उसमें क्या लिखा होगा, इंक्लूड। एक उसमें क्या लिखा होगा, डज नॉट इंक्लूड। और ये समझना आपको बहुत जरूरी है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अच्छा सुनो, जब किसी भी चीज को मीन्स में डिफाइन करा है, तो उस टर्म का मतलब सेम वही होगा जो वहां पर मेंशन किया गया है। उसके अलावा कुछ और मतलब नहीं होगा। ध्यान से सुनना, अगर मैंने बोला शेयर्स मीन शेयर इन शेयर कैपिटल, तो उसका मतलब सिर्फ क्या है कि शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा क्या है, शेयर्स है। That's it। तो मतलब मीन्स में ना फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपका सटीक मतलब ये हो गया कि जो मीन्स में लिखा है वही उसका मतलब होगा। इंक्लूज मतलब इसको बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन, क्या बोलते हैं, जहां पर हम जो मीन्स में कुछ चीजें छूट गई हैं उनको हम एड बैक करते हैं किसमें बेटा। जैसे मान लो जीएसटी में गुड्स की डेफिनेशन डिस्क्राइब करी गई, कहाँ पे बेटा, तो मीन्स में बोला गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या बोल दिया इसने कि हर तरह के जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो इसका मतलब हर चीज क्या हो गया बेटा, ऐसी बताओ कौन सी चीजें मूवेबल नहीं है गुड्स में। एवरीथिंग शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं, हाँ है, तो फिर तो जीएसटी लग गया उसमें। मनी मूवेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं है, हाँ है, या जीएसटी लग गया उसमें। तो इसका मतलब तो हर चीज पे क्या लग जाएगा फिर, जीएसटी। तो गवर्नमेंट ने बाद में डज नॉट इंक्लूड के डेफिनेशन में से कुछ चीजें क्या कर दी, माइनस कर दी। जैसे शेयर्स को और मनी को माइनस कर दिया किससे बेटा, जीएसटी के डेफिनेशन से। तो मतलब सुनो, अगर मुझे किसी चीज को ऐड करना है तो मैं कौन सी डेफिनेशन लेके आऊंगा। अच्छा फिर इंक्लूसिव मतलब वो वाइडर स्कोप हो गया उसका। उसका स्कोप क्या हो गया, वाइडर, कि मीन्स तो है ही, साथ के साथ ये चीज भी इस पर्टिकुलर टर्म्स में क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। और डज नॉट मतलब ये चीजें इस पर्टिकुलर टर्म से क्या है, एक्सक्लूडेड हो जाए। समझ में आया। तो किसी भी चीज की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसको कितने टर्म्स में पढ़ते हैं बता, 3 टर्म्स में। पहला मीन्स, दूसरा इंक्लूड, तीसरा डज नॉट इंक्लूड। मीन्स मतलब एग्जैक्टली जो लिखा है उसका मतलब वही है। इंक्लूड मतलब और भी चीजों को उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और डज नॉट इंक्लूड मतलब बेटा कुछ चीजों को डेफिनेशन से हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, लिखोगे इसको, लिख लो। ठीक है, डन बेटा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या हो गया बेटा, क्या ऐड होगा क्या माइनस होगा वगैरह वगैरह। अब सुनो, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, मीन्स मतलब जो इस डेफिनेशन में लिखा होगा प्राइवेट कंपनी का मतलब वही होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, आपने डेफिनेशन मेरे साथ के साथ लिखी, हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब।
and which by its article पहला है restrict the right to transfer its shares. दूसरा है except in case of OPC limits the number of members 200. तीसरा है prohibit any invitation to the public to subscribe for any securities of the company, provided that where two or more person hold one or more shares in a company jointly, they shall treated as single matter, provided further that person who are in employment company, and second situation, person who having been formally in employment of the company and hold shares
being a member, not counted in total number of 200. देखा बेटा? नाउ लिसन प्लीज, ये कॉपी करा आप लोगों ने? अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे बेटा, और इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हैं, वो भी हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो 2 मिनट प्लीज ध्यान से इधर देखिएगा। देखो, ये डेफिनेशन है किसकी बेटा? प्राइवेट कंपनी की। किसकी डेफिनेशन है? ध्यान से सुनना, क्योंकि पब्लिक कंपनी इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ पर डेफिनेशन किसमें दिया हुआ है। तो इट इज क्लियर दैट जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी का मतलब सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो कहते हैं सर, कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसकी हैविंग क्या लिखा हुआ है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब। हाँ, व्हाट इज द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, है ना? तो पेड अप शेयर कैपिटल प्रेस्क्राइब का क्या मतलब है? अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, ध्यान से सुनिए। क्या करते हैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे बोल रहा हूँ सर, एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है क्या? पेड अप शेयर कैपिटल। क्या बोल रहा हूँ बेटा? पेड अप शेयर कैपिटल। सपोज एक कंपनी है, जब वो रजिस्टर्ड हुई, क्या है बेटा? उसकी एक कैपिटल थी, मतलब कैपिटल इन सेंस बेटा, मैं कितने शेयर्स मार्केट में इशू करके फंड रेज कर सकता हूँ, दैट इज माई कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं क्या? शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? मान लो एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई 1 लाख कैपिटल के साथ। कितने कैपिटल के साथ? तो जो 1 लाख कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हुई है, और इसकी एक शेयर्स की वैल्यू, 1 शेयर्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 रुपए। कितनी है? 10 रुपए है। ध्यान तो सुनना कंसंट्रेशन से। तो इन शॉर्ट बेटा, इस कैपिटल से मैं टोटल कितना पैसा मार्केट से रेस कर सकता हूँ? यानी कि मैं 10 लाख रुपए रेस कर सकता हूँ वाया इशूइंग 1 लाख शेयर कैपिटल इन द मार्केट। हेलो? हाँ जी। सर मान लो इसमें से मैंने मार्केट में इशू किए 50,000 शेयर्स। कितने शेयर्स इशू किए? तो 50,000 शेयर इशू किए, जिसमें से मान लो मुझे पेमेंट शेयर होल्डर से मिल गई। मतलब इसमें पूरे 50 कैपिटल में से शेयर पेमेंट मेरे को क्या हुआ बेटा? रिसीड हो गया। भाई 50,000 शेयर मतलब कितना? 5 लाख रुपए। और ये 5 लाख रुपए मेरे शेयर होल्डर ने मुझे पे भी कर दिया है। तो सर, जिस कैपिटल में मुझे 100% पेमेंट मिल चुकी है, उसको मैं क्या बोलता हूँ? पेड अप शेयर कैपिटल। क्या बोलता हूँ? पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा सुनो, पेड अप शेयर कैपिटल को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन आया है 1956 के हिसाब से। सर, जब कंपनीज एक्ट 1956 था, कौन सा एक बेटा? कंपनीज एक्ट 1956 था। तो उस एक्ट में लिखा था कि जो भी प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, उसकी मिनिमम पेड शेयर कैपिटल होनी चाहिए कितनी? 1 लाख रुपए। यानी कि अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप कौन? मेंबर्स को। किसको? मेंबर्स को। इससे कम में आप कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। ये कौन सा लॉ बोलता था मैं? कंपनीज एक्ट 1956। बट एज गवर्नमेंट हैज ईज ऑफ डूइंग प्लान बिजनेस, और गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें बेटा? लीगलाइज फॉर्म ऑफ बिजनेस करें। तो जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, क्या है बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 आया, तो यहाँ पे ना एज सच कोई लिमिट डिस्क्राइब ही नहीं है। नो लिमिट।
नो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड येट, प्रिस्क्राइब्ड येट मतलब अभी कोई लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो क्या फ्यूचर में हो सकती है? हाँ जी। तो यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने स्कोप छोड़ा हुआ है, क्या छोड़ा हुआ है? इन्होंने गवर्नमेंट ने बोला है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या बोला हुआ है? एज में बी प्रिस्क्राइब, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना के इसमें क्या कर सकती है बेटा? चेंज कर सकती है। अभी फिलहाल कोई लिमिट नहीं है। जो पुराने एक्ट में 1 लाख की लिमिट थी बेटा, अभी कोई लिमिट नहीं है। तो मतलब सिंपल सी बात है, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए अब हमें फिलहाल अभी तक किसी भी प्रकार की मिनिमम कैपिटल की जरूरत नहीं है सर। जो मेरा मन कर रहा है मैं उतनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। मेरे को 1,000 रुपए से कंपनी शुरू करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ आज के डेट में? यस, कर सकता हूँ। आपको एक 1 रुपए से भी आप कंपनी शुरू कर सकते हो अगर मैं इस डेफिनेशन में जाऊँ। ठीक है, तो सर बिजनेस करने का मतलब क्या हुआ फिर? भाई यहाँ पे बोल रहे हैं शेयर होल्डर को पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लोन ले लो, वो स्कोप खुला हुआ है ना? तो लोन का स्कोप खुला हुआ है, बट इसका पेड अप शेयर कैपिटल में भी कंडीशन ये है, आपको रखना कोई जरूरी नहीं है, रखना चाहे तो रख सकते हो। समझ आया? क्लियर हो भाई? तो मतलब मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी में? सर एस में भी प्रेस्क्राइब, अब प्रेस्क्राइब कुछ भी है नहीं, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में देखेंगे। समझ में आया? पक्का? अच्छा, तो ये हमने पढ़ा बेसिकली एक ऐसी कंपनी जहां पर पेड अप शेयर कैपिटल उतनी हो जितनी प्रेस्क्राइब करी गई है। लिखो इसको। मैं जाऊंगा, मैं जाना चाहेगा। चलो खैर जो भी है, ये लिखा आप लोगों ने। तो सर यहाँ पे बेसिकली हमने समझा कि सर कंपनी, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल वो हो जो क्या करी गई हो, एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो अभी कुछ भी प्रेस्क्राइब नहीं है, फ्यूचर में प्रेस्क्राइब होगा। अच्छा सुनो, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स मतलब बेटा ये एओए की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? दैट इज कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहा है। तो इसके आर्टिकल में 3 चीजें होती है बेटा। कितनी चीजें होती है? पहला क्या लिखा हुआ है? रेस्ट्रिक्शन। दूसरा क्या लिखा हुआ है? लिमिटेशन। तीसरा क्या लिखा हुआ है? प्रोहिबिशन। ठीक है, तो सुनो भैया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी में 3 चीजें होंगी। कितनी चीजें होंगी बेटा? 3 चीजें। तो जरा आगे इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूँ चार्ट एनालिसिस की मदद से। मान लो एक कंपनी, क्या है बच्चे? अब इस कंपनी को मैं प्राइवेट कंपनी कब कंसिडर करूंगा? ठीक है, तो सुनना ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हेन कंसीडर प्राइवेट कंपनी, यानी कि इसको मैं प्राइवेट कंपनी कब मानूंगा, कब कंसिडर करूंगा। ये बेसिक सिचुएशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हेलो। अगर बेटा इस कंपनी में कुछ कंडीशन फुलफिल होती, इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन 3 चीजें इंपोज करता है। कितनी चीजें बेटा? मान लो पहला, रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। क्या लगी हुई है? रेस्ट्रिक्शन। दूसरा क्या लगी हुई है बेटा? लिमिटेशन। दूसरा क्या लगी हुई है? लिमिटेशन। और तीसरा क्या लगी है? प्रोहिबिशन। है ना? तीसरे क्या लगे बेटा? प्रोहिबिशन। तो सर ये 3 चीजें अगर किसी भी आर्टिकल में मेंशन है, कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल में मेंशन है, सो दैट इज फर्स्ट वन रेस्ट्रिक्शन, दूसरा लिमिटेशन, तीसरा प्रोहिबिशन। अब इस है क्या? है ना? तो रेस्ट्रिक्शन कहता है भैया आप ना ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्या? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब प्राइवेट कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते हैं। अच्छा सुनो, क्या होते ही नहीं है? होते हैं, बट फ्रीली ट्रांसफर नहीं है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? अगर आपको शेयर ट्रांसफर करने हैं तो फुलफिल करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? फुलफिल, सॉरी, आपको सेटिस्फाइड करने पड़ेंगे कुछ कंडीशन। क्या करना पड़ेगा बेटा? सेटिस्फाई करना पड़ेगा कुछ कंडीशन। तो अगर मैं रेफरेंस दूं आपको सेक्शन 56 का, तो सेक्शन 56 कहता है भैया प्राइवेट कंपनी में
आप शेयर तभी ट्रांसफर कर सकते हो जब आप कंपनी का अप्रूवल ले लें। क्या ले लें बेटा? तो कंपनीज परमिशन, कंपनीज अप्रूवल इज मैंडेटरी इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी व्हाइल ट्रांसफरिंग द शेयर्स। ऐसा क्यों सर? व्हाई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज इन प्राइवेट कंपनी शेयर्स? बेटा पहले तो इसकी मेंबरशिप कितने होते हैं मैक्सिमम? 200। तो अगर आप फ्रीली ट्रांसफर करेंगे शेयर्स बेटा तो क्या प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? है ना? हो सकता है नंबर ऑफ 200 क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि प्राइवेट कंपनी से पहले आप पूछ लीजिए, कंपनी से ट्रांसफर करने से पहले। और अगर ट्रांसफर करना ही है तो एग्जिस्टिंग मेंबर में कर दीजिए। किस में कर दीजिए? तो वहां पर कंपनी देखेगी कि 200 के लिमिट के अंदर है या नहीं है, और हमारा इससे कंट्रोल बाहर ना चला जाए, उस तरीके से कुछ कंडीशंस है। तो भैया आपको पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी बेटा? तभी आप क्या कर सकते हैं? शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब फ्रीली शेयर यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होंगे। बोलो बच्चों। हाँ, एसटीडी तो बाद में पढ़ेंगे बेटा। अब आता है लिमिटेशन। क्या आता है बच्चे? तो रेस्ट्रिक्शन समझ आया? बोलो। हाँ। अब लिमिटेशन मतलब क्या है? कि जो नंबर ऑफ मेंबर होगा ना, क्या बच्चे, जो नंबर ऑफ मेंबर होगा प्राइवेट कंपनी में, वो अप टू कितने हो सकते हैं? मतलब 200 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं बेटा? 200। 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। बोलो जी। हाँ। तीसरा है प्रोहिबिशन। अब सुनो, प्रोहिबिशन किस चीज की है? आप इशू नहीं कर सकते। क्या? सिक्योरिटीज। किसको? पब्लिक को। सिक्योरिटीज मतलब क्या? सिक्योरिटी में बहुत कुछ आ गया आपका। जैसे शेयर्स आ गए, डिवेंचर्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, एक्सेट्रा। सेक्शन 2 क्लॉज एच पढ़ोगे आगे चल के बेटा, एक SCR एक्ट का। तो उसमें डिफाइन किया हुआ है बेटा कंप्लीट शेयर्स सिक्योरिटीज का मतलब। तो प्राइवेट कंपनी ना तो शेयर्स दे सकती है पब्लिक को, ना तो डिवेंचर इशू कर सकती है, और ना तो बॉन्ड्स इशू कर सकती है। किसको बेटा? पब्लिक को। किसको बेटा? पब्लिक को। मतलब आप पब्लिक को किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते हो। समझ में आए? पक्का? अच्छा, शेयर्स इशू ही नहीं कर सकती? मेंबर कौन? मान लो मुझे, मेरी कंपनी में 10 मेंबर है। मेरी कंपनी में कितने मेंबर है? 10 मेंबर है। मैं प्राइवेट कंपनी है। क्या है बेटा? प्राइवेट कंपनी है। और मैं चाहता हूँ कि मैं नए मेंबर ऐड करूँ। तो क्या मैं शेयर इशू कर सकता हूँ मार्केट? किसको? तो पब्लिक क्या हुआ फिर? ओके। मतलब पब्लिक से बोलूंगा मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, बट इतने लोग सब्सक्राइब करते हैं, ऐसा कुछ? नो। यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्टर्स को, कुछ पर्सन को क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट। जिसको बोलते हैं सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम शेयर इशू कर सकते हैं। पब्लिक मतलब ये हुआ कि आप सिलेक्टेड ग्रुप में आपके कितने मेंबर हो चाहिए मैक्सिमम? 200। उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब एक भी पर्सन 200 से ज्यादा हो, वो क्या बन जाएगा? पब्लिक। और उसको हम शेयर इशू नहीं कर सकते। समझ आए? नहीं। अरे बाबा, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब 200 से ज्यादा पर्सन उसमें नहीं हो सकते। 200 से ज्यादा हुए तो पब्लिक की डेफिनेशन में आ जाएगा। मतलब पब्लिक कब नहीं होगा? पब्लिक मतलब क्या है? पब्लिक मतलब क्या है? एट लार्ज। क्या है? ऑफर पड़ा था। दो तरह के ऑफर होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। जनरल ऑफर क्या होता है? पब्लिक एट लार्ज। स्पेशल क्या होता है? सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। तो क्या वो पब्लिक नहीं है? पब्लिक का मतलब क्या है यहाँ पे? अरे पब्लिक का मतलब इंसानों से नालायक को बेवकूफ। पब्लिक मतलब यहाँ पे क्या है? 200 से ज्यादा अगर होंगे तो पब्लिक है। अगर 200 के विद इन 200 है तो पब्लिक कंसिडर ही नहीं होगी। वो क्या माने जाएंगे? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। समझ में आया ना? वो चीजें समझ आएगी नहीं? आर्टिकल में कितने रेस्ट्रिक्शंस है? आई मीन कंडीशन। पहला रेस्ट्रिक्शन, दूसरा लिमिटेशन, तीसरा प्रोहिबिशन। समझ आया? अब सुनो ध्यान से, अभी लिखना नहीं खत्म बड़े हुए। सर यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, लिमिटेशन। क्या लिखा हुआ है? क्या है लिमिटेशन? मतलब मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? है ना? हेलो। अगर 200 से ज्यादा हो गया तो? अब सुनो यहाँ पे, लॉ में कुछ रिलैक्सेशन मिली है पब्लिक प्राइवेट कंपनी। ठीक है? लॉ में दो बातें हैं। पहला, अगर कोई जॉइंट शेयर होल्डर है,
जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर्स या जॉइंट शेयर होल्डर वट है, इनको हम ट्रीट करेंगे सिंगल मेंबर। क्या ट्रीट करेंगे सर, क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो कुछ लोगों ने, मान लो 5 पर्सन ने जॉइंटली परचेज या सब्सक्राइब वट एवर शेयर्स इन कंपनी। कितने लोगों ने कंपनी में शेयर परचेस करा बेटा? 5 लोगों ने, अलग अलग या मिलके? ज्वाइंटली मतलब मिलके होता है। तो इनको 5 ना मान के हम सिर्फ क्या मानेंगे, एक मानेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर 200। समझ आ रहा है? पक्का? अच्छा। दूसरा ये कहता भैया, अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, अगर कंपनी का क्या है बेटा कोई, या फिर कोई फॉर्मर एम्प्लॉय, क्या मतलब इन दोनों में? एक जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है और एक जो पुराना एम्प्लॉय पहले जॉब करता था अब जॉब नहीं करता, है ना? और इन दोनों ने ही होल्ड कर रखे हैं कंपनी के क्या, शेयर्स। क्या होल्ड कर रखे हैं बेटा? अब यार शेयर परचेस करेंगे तो ऑफकोर्स मेंबर बन जाएंगे ना, नहीं बनेंगे? यस। तो सर मेंबर तो बन गए, बट शेल नॉट काउंट, शेल नॉट काउंट इन 200 नंबर। समझ आया? मतलब 200 मेंबर में ये काउंट नहीं होंगे। मतलब इसमें क्या स्कोप है? इसमें स्कोप ये हो गया चलो घूमने दो। देखो देखो, तो भैया मैंने क्या बोला कि भैया इधर सुनना ध्यान से, अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय, अगर आप कंपनी के क्या है, या आप कंपनी के क्या है बेटा, फॉर्मर एम्प्लॉय, पुराने एम्प्लॉय, और आपने कंपनी में क्या होल्ड करे हुए, मेंबर तो हो आप, बट आपको 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। किसमें काउंट नहीं किया जाएगा बेटा? 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। रीजन भी, इसका रीजन क्या है सर? भाई एक बात बताओ, प्राइवेट कंपनी को अगर शेयर इशू करना है, वो 200 मेंबर को इशू कर सकते हैं, 200 से ज्यादा वो मेंबर इशू नहीं कर सकते। मान लो फंड्स की जरूरत है, किसकी जरूरत है, तो यहाँ पर एक स्कोप खोल दिया। क्या खोल दिया? स्कोप, स्कोप खोल दिया कि आप अपने एम्प्लॉय को क्या कर दो, शेयर इशू कर दो। किसको शेयर इशू कर दो? एम्प्लॉय जितने मर्जी हो आपके, लाखों एम्प्लॉय क्यों ना हो, उनको शेयर इशू कर दो, मेंबर बन जाएंगे। क्योंकि उनको हम 200 की लिमिट में काउंट ही, मतलब जब 200 की लिमिट हम काउंट करेंगे ना, तो ये मेंबर को क्या कर देंगे, अगर जो एम्प्लॉय है उन मेंबर को हम क्या कर देंगे, साइड कर देंगे, उनको हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। समझ आए? सॉरी, लिखा आपका मन? पहले होता यहाँ तक समझ में आई नहीं है? अरे बेटा पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट अलग है, और कितने का होता है, एक कंपनी में कितने एम्प्लॉय होते हैं? एक प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम, अगर मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस पब्लिक कंपनी, उसके मेंबर टोटल एम्प्लॉय देखो कितने हैं, 1-1.5 लाख एम्प्लॉय हैं। और एक नॉर्मल कंपनी से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? 100 एम्प्लॉय भी बहुत है। नहीं, क्यों नहीं होंगे? सब कुछ होगा। मेंबर वाले राइट्स भी आपको मिलेंगे, मतलब आपके पास राइट है डिविडेंड लेने का, वोटिंग राइट, सब कुछ है। आपको 200 के लिमिट में काउंट नहीं कर रहे हैं बस। वो भी कंपनी में फॉर्मर एम्प्लॉय था, वो भी कंपनी में क्या होगा बेटा, मेंबर होगा, बट मेंबर 200 के लिमिट में काउंट नहीं होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने जॉब छोड़ दी, कुछ कर दिया, आप 200 के लिमिट में काउंट नहीं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, पहले मुझे बताओ ये समझ में आया? यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 200 के लिमिट में दो लोगों को हम एक बेसिक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक तो जॉइंट होल्डर, किसको, जॉइंट होल्डर को क्या मान रहे हैं, सिंगल मान रहे हैं, ठीक है? मतलब 10 शेयर होल्डर ने मिलकर शेयर ले रखे हैं, तब भी वो क्या ट्रीट हो गए, किस लिए, 200 नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा, अगर कंपनी में एम्प्लॉयज हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज ने शेयर परचेस करे हुए हैं, या कंपनी के फॉर्मर एम्प्लॉयज ने शेयर परचेस करे हुए, मेंबर तो है, बट 200 के लिमिट में अकाउंट नहीं हो। मेंबर है भाई, ये मत समझना मेंबर नहीं है, वो मेंबर है, बट 200 के लिमिट में वो काउंट नहीं हो रहे हैं। समझ में आया? ये लो लिखो। किसी को डाउट है? पूछ लो पूछ लो।
पूछो। मेरी डाउट तो है, बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती होने के लिए इज्जत का होना जरूरी है। स्टूडेंट लाइफ में हम क्या कर रहे होते हैं? अपनी इज्जत बना रहे होते हैं, है ना। बिल्डिंग प्रोसेस है। कि निधि लवन्य का क्या करूं मैं नालायकों का। हाँ यार। हो गया। थोड़ा थ्योरी देख लिया। हाँ जी, देखो। तो ये तो पढ़ लेना, रेस्ट्रिक्ट दैट राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, मतलब शेयर ट्रांसफर करने के राइट को क्या कर दिया बेटा यहाँ पे? रेस्ट्रिक्ट कर, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। भाई ओपीसी प्राइवेट कंपनी के ब्रांच है, बट इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है। क्या होता है बेटा? एक ही मेंबर। बाकी कंपनीज में कितने मेंबर्स होते हैं बेटा? 200। मतलब सर प्राइवेट कंपनीज में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 200। बोलो बच्चों। हाँ, बट सर यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये लिखा है ना, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दैट, इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रोविजो। क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रोविजो, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। व्हेन टू और मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर्स, कैसे बेटा? जॉइंटली। दे शैल ट्रीट एज क्या बेटा? सिंगल मेंबर। उनको हम क्या मानेंगे बेटा? सिंगल मेंबर ट्रीट करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, अगला क्या लिखा हुआ देखो। फर्दर प्रोवाइडेड राइट, ये है सेकंड प्रोविजो। क्या है बेटा? सेकंड प्रोविजो, बोलो जी। हाँ जी। तो सेकंड प्रोविजो क्या कह रहा है देखो। कह रहा पर्सन हु इज, क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, मतलब जो कंपनी के क्या है बेटा? एम्प्लॉयमेंट में है, या फिर जो फॉर्मर ही कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में था। फॉर्मर मतलब पुराना एम्प्लॉय था, अब छोड़ के चला गया है। अगर इन्होंने होल्ड कर रखे हैं शेयर्स, तो मेंबर तो ये हैं, बट ये टोटल नंबर ऑफ 200 मेंबर में काउंट नहीं होंगे, यानी कि 200 की लिमिट में ये लोग काउंट नहीं होंगे। समझ में आए? तो ये कंपनी के लिए नुकसान है, फायदा है? फायदा है कि हम और फर्दर शेयर्स वगैरह मार्केट में इशू कर सकते हैं। समझ आया? और तीसरा पॉइंट क्या था? प्रोहिबिशन ऑफ एनी, क्या लिखा हुआ है? इनविटेशन टू पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की सिक्योरिटी के लिए हम आपको इनवाइट नहीं कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड है। समझ में आया? पक्का? सो विद दिस प्राइवेट कंपनी यहाँ पे क्या हो गया बेटा? समाप्त हो गई। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज। लिखो। बोलो। लिखो, डब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड, डब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी, a company which is engaged in a business of, which is engaged in a business of steel manufacturing, business of steel manufacturing, steel manufacturing, full stop. The total number of members in the company, the total number of members in the company, 400, 400, 400. Out of this, out of this, 50 member, 50 member jointly hold shares, jointly hold shares
hold shares in the company, comma 50 former employees, 50 former employees hold shares in the company, and 120 members, 120 members are existing employee of the company. Full stop. Company's board of directors, full stop. Company's board of director wants to issue shares, issue shares further, further 20%, 20% other than member, other than member, full stop. Next line से देखो, you are company secretary, you are company secretary of company, company secretary of company. So advice to the board, so advice to the board in this case, advice to the board in this case. चलो चलो, अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है सर, ये जो केस है हमारा, कौन सी कंपनी है, डब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड, है ना, जैसे कंपनी डब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान से सुनना कंसंट्रेट से। और जब मैं डब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड की बात करता हूँ, तो यहाँ पर एक सिचुएशन है, सुनना बेटा ध्यान से। तो सबसे पहले तो उसने कहा भैया ये 400 मेंबर है यहाँ पे। ओहो, ये तो सेक्शन का वायलेशन हो गया है जी। मेंबर 200 होने चाहिए, कितने हैं, 400 है, वायलेशन हो गया नहीं हो गया, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा, हाँ है ना। अच्छा जी, तो देखो ध्यान से, सर इसमें कुछ सिचुएशंस हैं, जैसे 50 ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने ज्वाइंटली शेयर होल्ड करे हुए हैं। क्या करे हुए हैं, ज्वाइंटली शेयर्स होल्ड करे हुए हैं। तो इनको तो मैं एक ही मानूंगा ना, मतलब कैलकुलेशन ऑफ 200 नंबर ऑफ मेंबर्स, तो ये एक हो गया। अच्छा, 50 है पुराने एम्प्लॉयज, कौन है जी, पुराने एक्स हैं हमारे, आई मीन एक्स एम्प्लॉयज हैं। 50 क्या है बेटा, एक्स फॉर्मर, 50 एक्स एम्प्लॉयर हो गए हमारे, ठीक है। चुप कर रहा है, तो इनको हम 200 के लिमिट में काउंट ही नहीं करेंगे, इनको वैसे भी काउंट नहीं करना चाहिए नालायकों को, ठीक है। तो 200 के लिमिट में इसको काउंट हम नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर ये कह रहा है 120 जो एम्प्लॉयज है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय मतलब अभी के एम्प्लॉय, प्रेजेंट के एम्प्लॉय, है ना, इनको भी हम 200 नंबर में काउंट नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए 170 लोगों को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। हेलो, 170 को तो हम क्या नहीं कर रहे बेटा, काउंट ही नहीं कर रहे। बोलो यार, और 50 को क्या मान ले रहे हैं, एक मान ले रहे हैं, तो कितने हो गए, 171 हो गए। हेलो, या अब सुनो, सबसे पहले माइनस करेंगे कितने, 50 ज्वाइंट मेंबर्स को, फिर 50 एम्प्लॉयज को, फिर 120 एम्प्लॉयज को, ठीक है। और इसमें प्लस कर देंगे किसको बेटा, एक को। हाँ जी, सही है कि नहीं है। हाँ, तो भैया कितना हो गया, 220 हो गए। तो 220 में से 400 के कितना हो गए, 180, और इसमें एक जुड़ जाएगा, कितना हो गया। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं प्राइवेट कंपनी में, 181 है। तो हम, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाह रहे हैं वो 20 लोगों को शेयर इशू करना चाह रहे हैं। तो बीओडी को हमारा ये एडवाइस रहेगा कि सर आप 20 मेंबर को मत करिए, आप सिर्फ 19 नए मेंबर ऐड बैक कर सकते हैं। अब वो अड़ गया है, कह रहा नहीं मुझे तो 20 के 20 चाहिए।
तो इसको हम एडवाइस करेंगे, फिर एक काम करो, 19 को तो इशू कर दो, और एक को एम्प्लॉय बना दो। क्या बना दो? और एम्प्लॉय बना के उसको क्या शेयर कर दो, इशू। तो क्या फिर कर सकते हैं 20 को, है ना, अगर सोल्यूशन है तो, है ना? क्या? हाँ, ज्वाइंटली भी करवा सकते हो। कुछ लोगों को ज्वाइंट शेयर करवा दो। तो ज्वाइंट वाले को तो क्या ट्रीट कर लेंगे हम, वो नहीं ट्रीट कर लेंगे, समझ आया? हाँ जी। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे पहले ये बताओ। इसको कॉपी करो पहले चार्ट को, बनाओ इसको जल्दी। आज ना क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा, ठीक है? मेरी मर्जी। एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है आज। देखते हैं। विल सी। क्यों? मॉड्यूल सेट? इस दिमाग ही उड़ जाएगा पूरा। डोंट वरी, हमारी बुक भी मॉड्यूल जैसी। लिखा जी? लिखो। मैं जल्दी करो ना लाएगा। तुम्हें कोल्ड हो गया क्या? अभी वायरल चल रहा है क्या फिर से? कि काफी लोगों को फीवर कोल्ड, मेरे से दूर रहना सब लोग, ठीक है? तो सर्जिकल मास्क पहन के आया करो प्लीज। तो ये कोल्ड होता है ना, ये स्प्रेड होता है, ठीक है? एग्जैक्टली। कर्मों की सजा यही मिलती है सारी। चलो लिखो। अब इसकी तरह थ्योरी लिखेंगे प्लीज। लिखो, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 of Companies Act 2013, of Companies Act 2013, comma, comma, the limitation of member, the limitation of member up to 200, up to 200, but, but, following relaxation, following relaxation provided, following relaxation provided to the
relaxation provided company to the company, फुल स्टॉप। पहला लिखो, लिखो joint holder of shares, joint holder of shares treated as single member, for the purpose of calculating 200, for the purpose of calculating 200, full stop। नेक्स्ट पॉइंट चलेगी। सेकंड, बोलो, लिखो एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, लिखा which may be existing, which may be existing or former, which may be existing or former employees, या former लिखा only, plural, former comma, if hold shares in a company, if hold shares in a company, hold shares in a company shall not count in total number of member, total number of member in 200, total number of member in 200, full stop। ठीक है, लिखा। अब लिखो नीचे एक लाइन छोड़ के कंक्लूजन। So in W Private Limited, W Private Limited, 50 members who jointly hold shares, 50 members who jointly hold shares, treated single member, treated single member, and employees not consider, employees not consider, क्या बेटा, member for the purpose of 200, member for the purpose of 200 number, 200 number। चेंज करना है। हेलो, 200 number, full stop। So in this way, company's total members, in this way, क्या लिखा, company's total number of member is 182, 181, 181 for the purpose of this clause। So if director wants to issue shares, then only 19%, then only 19% can be added, only 19% can be added। सिर्फ कितने परसेंट को ऐड कर सकते हैं बेटा, 19, 19 लोगों को, कितने लोगों को, समझ में आया? हेलो, चलिए इसके साथ बेटा हमारा ये प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, समाप्त। अब जरा हेडिंग लिखो,
पब्लिक कंपनी। अब आता है सर पब्लिक कंपनी का मतलब, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 71 में डिफाइन है। इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब सुनो, ये थोड़ा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मतलब जो क्या नहीं है बेटा, प्राइवेट कंपनी नहीं है। दूसरा, हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। हाँ जी। तो इसकी लिमिट भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है। हेलो। हाँ जी। प्रोवाइडेड दैट a company which is a subsidiary company, which is a subsidiary company, लिखा दोस्तों। डन। डू इट फास्टर प्लीज।
तो ये लिखा आप लोगों ने? देखो दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है जी, प्राइवेट कंपनी का मतलब हमने पढ़ लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड क्या बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज 71 डिफाइन करता है किसका बेटा, पब्लिक कंपनी का मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, मीन्स अ कंपनी विच इज, क्या लिखा हुआ है, अगर इसका मतलब देखा जाए ना, प्राइवेट कंपनी में क्या था, तीन चीजें थी ना, रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस और प्रोहिबिशन। तो वो तीनों चीज ना ही होंगी किसमें, तो जहां पर नहीं है वो रेस्ट्रिक्शन, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, पब्लिक कंपनी। मतलब पब्लिक कंपनी में फ्रीली शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट ऑफ मेंबर नहीं है, पब्लिक कंपनी में प्रोहिबिशन नहीं लगी हुई है शेयर इश्यू करने के रिगार्डिंग, है ना। अगर ये तीन आर्टिकल में कंडीशन है तो वो प्राइवेट कंपनी है। अगर प्राइवेट कंपनी नहीं है मतलब वो कौन सी कंपनी है, मतलब आर्टिकल में उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और प्रोहिबिशन नहीं। समझ में आ रहा है? बोलो। अच्छा, दूसरा लिखा है सर, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी क्या प्रिस्क्राइब, राइट। अब एज में भी प्रिस्क्राइब की क्या सिचुएशन, देखो कंपनीज एक्ट 1956 में लिमिट कितनी थी, 5 लाख रुपए। बेटा पब्लिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कब थी बेटा, कंपनीज एक्ट 1956 में। बट अभी फिलहाल कोई लिमिट यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड नहीं है ना। फ्यूचर में हो जाए वो अलग बात है, बट फिलहाल आप 1 रुपए से भी पब्लिक कंपनी शुरू कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, कोई ऐसा कोई लिमिट यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। समझ में आएगी नहीं? हेलो। अच्छा, अब ये जो प्रोविजन है ना, ये फर्स्ट प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन बताऊं, ठीक है। क्या डिफरेंस क्या है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में, क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी क्या लिखा हुआ है जी? अब सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले तो अब जो लीगल डिफरेंस है वो तो ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013, क्या बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 में क्या है, प्रोविजंस है, क्या है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 470 सेक्शन है इसमें। कितने सेक्शन है बेटा, तो ऑलमोस्ट ये सारे के सारे सेक्शन बेटा अप्लाई होते हैं किसमें, अप्लाइड इन पब्लिक कंपनी। मतलब पब्लिक कंपनी में ना सारा का सारा कंपनी जेट एप्लीकेबल है। बट जब मैं बात करता हूँ सेक्शन एप्लीकेशन की किसमें बेटा, प्राइवेट कंपनी में ये सेक्शन अप्लाई है विद सर्टन एग्जाम्पशन। क्या बेटा सर्टन, मतलब कुछ सेक्शन बेटा प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है, कुछ सेक्शन में एग्जाम्पशन मिली है, रिलैक्सेशन मिली हुई है। क्या मिली है बेटा, एग्जाम्पशन या फिर रिलैक्सेशन मिली है, क्या मिली है, रिलैक्सेशन। बोलो। रिलैक्सेशन। पता नहीं कभी कभी ना ऐसा हो जाता है, मैं स्पेलिंग सब भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, एग्जाम्पशन है, याद आएगा फिर बता दूंगा, ठीक है। सम कल भी ऐसे हुआ, ठीक है। खैर जो भी है सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर अप्लाई तो हो रहा है सेक्शन बट विद सर्टेन एग्जाम्पशन, मतलब कुछ रिलैक्सेशन है, कुछ सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बोलो बच्चों। अच्छा, बट पब्लिक कंपनी में क्या है बेटा, सारे के सारे सेक्शन जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं। समझ आ रहा है? तो ये एक बेसिक डिफरेंस रहता है किसमें बेटा, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बोलो बच्चों। अच्छा, अब समझो प्रोविजो। प्रोविजो को समझने के लिए बेटा विल अंडरस्टैंड एग्जांपल। फर्स्ट प्रोविजो, किसी व्यक्ति ने देखा होगा ऐसा कि यार प्राइवेट कंपनी में प्रोविजंस क्या है, कम है, पब्लिक में क्या है प्रोविजंस ज्यादा है ना। तो अब लॉ में लूप होल्स तो निकलते ही हैं। तो उसने क्या किया, सपोज ये एक प्राइवेट कंपनी है, क्या है बेटा, प्राइवेट कंपनी है, ध्यान से सुनना कंसेंट्रेशन से, है ना। और प्राइवेट कंपनी है और यहाँ पर एक क्या है बेटा, पब्लिक कंपनी, क्या है जी, पब्लिक कंपनी। तो इसने क्या ट्रिक यूज किया वो समझते हैं, क्या समझना। पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट कंपनी में
किसमें बेटा? पब्लिक कंपनी ने किसमें? प्राइवेट कंपनी में शेयर्स होल्ड करे मोर देन 50%। कितने शेयर्स होल्ड करे? मोर देन 50%, मतलब 50% से ज्यादा। अच्छा, कोई भी कंपनी बेटा किसी दूसरी कंपनी में अगर 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करे तो वो कंपनी क्या बन जाती है उसकी? सब्सिडरी कंपनी। क्या बन जाती है? सब्सिडरी कंपनी। और ये कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी। क्या बन जाएगी जी? अच्छा, तो सुनो, यहाँ पर एक पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट कंपनी को क्या बना रखा अपनी? सब्सिडरी कंपनी। क्या बना रखा है? सब्सिडरी कंपनी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मोस्टली अगर देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम शेयर्स किसके हैं? तो डिसीजन मेकिंग भी किसका चल रहा होगा? तो तुम्हें नहीं लगता कि एक तरीके से पब्लिक कंपनी ही है? डॉक्यूमेंट्स में क्या है भाई? डिसीजन सारे किसके चल रहे हैं? पब्लिक कंपनी के। तो मतलब पब्लिक कंपनी काम कर रही है किसके जरिए? तो लॉ क्या कहता है, फर्स्ट प्रोविजन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो प्राइवेट कंपनी है ना, डीम्ड, मान लेंगे क्या, पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के पर्पस के लिए हम इसको क्या मान लेंगे बेटा? पब्लिक मान लेंगे। ऑल दो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अभी भी ये क्या होगी बेटा? मतलब इसमें वही तीनों चीज लगी होंगी बेटा, रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और प्रोहिबिशन, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट हम इसको क्या ट्रीट कर लेंगे? पब्लिक कंपनी। ऐसा क्यों सर? तो ऐसी कोई भी कंपनी होगी बेटा, उस पे जो कंप्लाइंसेस होंगे बेटा, क्या होंगे जितने भी कंप्लाइंसेस, वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे, सेम एज पब्लिक कंपनी की तरह। किसकी तरह बेटा? पब्लिक कंपनी की तरह। मतलब आप प्राइवेट कंपनी वाली रिलैक्सेशन मिलेगी क्या आपको? नहीं मिलेगी। प्राइवेट कंपनी वाली रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप एक तरीके से क्या है, पब्लिक कंपनी ही कंसिडर करी जा रही है। सॉरी, नहीं नहीं, दैट इज द पॉइंट ऑफ पब्लिक कंपनी, तो प्राइवेट ही है। कंपनी कोई पब्लिक थोड़ी है। लॉ मान रहा है इसको एज अ पब्लिक, तो इसके जितने भी काम होंगे फिर उसको नॉर्मल प्राइवेट कंपनी की तरह काम नहीं करना है। वो किसकी तरह काम करेगी? पब्लिक कंपनी, मतलब कंप्लाइंस फॉलो करवाने के लिए सब चीजें करी जा रही हैं। हाँ जी बोलिए। वो रहेगा कंटिन्यू। मतलब आप भले अपने आर्टिकल में क्या हो, मतलब सिंपल सी बात है, ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि आप क्या करें, लॉ फॉलो करें। किसकी तरह? क्योंकि आप में ज्यादातर पैसा किसका लगा हुआ है? पब्लिक कंपनी का, है ना? तो आपको अननेसेसरी बेनिफिट हम देना नहीं चाहते। तो लॉ में रिलैक्सेशन हटाने के लिए, एग्जम्पशन हटाने के लिए बेटा, आपको हम क्या बना देंगे? पब्लिक कंपनी। तो जो भी फंक्शन प्राइवेट कंपनी यहाँ पे परफॉर्म करेगी उसको वो कंप्लाइंस फॉलो करने पड़ेंगे जो कौन कर रही थी बेटा? पब्लिक कंपनी। इसलिए बेटा हम आपको यहाँ पे क्या मान लेंगे? पब्लिक कंपनी ही कंसिडर कर लेंगे। समझ आया आपका? देखो एक बार पढ़ लेते हैं। लिसन, क्या लिखा हुआ है? कहते हैं सर, अ कंपनी विच इज, क्या लिखा हुआ है? सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट, मतलब ये कंपनी क्या नहीं होनी चाहिए बेटा? प्राइवेट। मतलब जो आपने होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडरी बना रहे हैं ना, जो होल्डिंग कंपनी प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। शेल डीम टू बी क्या बेटा? पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इवन वेयर, आप सब्सिडरी कंपनी जो है बेटा वो कंटिन्यू रहे किसमें? प्राइवेट, अपने आर्टिकल में। भले आप अपने आर्टिकल में क्या हो, प्राइवेट हो, पर हम आपको क्या मान लेंगे? पब्लिक। और आपको कौन से लॉ फॉलो करने पड़ेंगे? पब्लिक कंपनी वाले। समझ में आए? वो सारी चीजें एज इट इज चलेंगी। कंप्लाइंस आपको क्या करना है, जैसे मान लो एक सेक्शन है, सेक्शन 185 फॉर एग्जाम्पल, मान लो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। बट आप प्राइवेट कंपनी हो, किसी पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी हो, तो आपको फिर वो काम करना पड़ेगा उस सेक्शन के हिसाब से। ये कह रहा है वो, समझे? बाकी धीरे धीरे करके आगे चलकर जब पढ़ोगे ना तो चीजें क्लियर होते रहेंगे धीरे धीरे। हाँ जी बोलिए। नहीं, कैसे करेंगे? लिखो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे दोस्तों। इसको लिख लीजिए आप लोग।